दोस्तों नमस्कार। जूनियर असिस्टेंट की नौकरी के लिए यहाँ पर हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो भी अंकित भाटी सर का। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इसमें हम हिंदी कराएंगे, सामान्य ज्ञान कराएंगे, कंप्यूटर ज्ञान, पूरा का पूरा पेपर कराएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा। पेपर का लेवल इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसी में से आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर पूरी किताब लगा डालते हैं तो मान लीजिए आप नौकरी के एक कदम करीब आ चुके हैं। तो गए चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 2 वाला। ठीक है, ये अंकित भारती का प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करा रहे थे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए ताकि एग्जाम में आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे। पेपर में लेवल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न हिंदी के ले लेते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 का 30 कराऊंगा। उसके बाद जीके, जीएस, फिर कंप्यूटर सब होगा। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है इसमें। देखेंगे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे मतलब आपकी इच्छा है, आपने बोला कि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इच्छा वाचक वाक्य है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जो बोलते हैं वो होता है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, जगन्नाथ है, इसमें कौन सी संधि है। अगर यहाँ पे हम देखें, इसको संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होगा, जगत आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे नाथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ता आया है और यहाँ पे ना आया है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों व्यंजन आ रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार हमने आपको कराया भी है। तो देखिए ये होता है चौपाई। चौपाई जो होती है उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप इसको गिन भी सकते हैं, कोई भी अगर दोहा आप या फिर 4 चौपाई पढ़ते हैं, दोहा में तो अलग मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पंक्ति यहाँ पे दे रखी है, इसको पढ़ेंगे फिर इसमें रस हम देखेंगे। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनहि जाए, छिनमे गर्भ करे क्या इतना। ठीक है, ये पंक्ति दे रखी है। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहा है यहाँ पे शांत रस। ठीक है, शांत है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब यहाँ पे देखेंगे शांत रस का जो भाव होता है वो निर्वेद होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वेद किस रस का भाव है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची आपको बताना है। अब फूल में जल्दी से बताइए, तो इसका क्या होगा, नहीं है। ठीक है, सुमन, पुष्प और कुसुम ये तीनों पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तनुजा जो है वो किस चीज़ का होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो तनुजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हुआ। ठीक है, श्री गणेश है, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस तरीके जब हम अंत करते हैं तो कहते हैं इति श्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इति श्री। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। अब जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम इंद्रजीत कहते हैं। आप यहाँ पे जितेंद्री से कंफ्यूज मत होइएगा कि जितेंद्री जो होता है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त, जो इंद्रियां होती हैं अपनी 5, उन पे जो विजय प्राप्त करता है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं, और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको इंद्रजीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें से एक भाववाची का रूपांतरण होगा क्या होगा। ठीक है, एक यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाची में रूपांतरण करना है, तो क्या होगा, रोगी से चला नहीं जाता। ये भाववाचक में रूपांतरण इसका सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वाच्य के 3 भेद होते हैं, आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। एक होता है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि सीमा सांड से डरती है, इसमें कारक कौन सा है। अब कारक पूछा गया है तो जल्दी से बताइए, तो होगा क्या, सांड से डरती है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव जैसा प्रकट हो रहा है। ठीक, सांड से डरती है तो क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अलगाव जहाँ पे होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह यहाँ पे देखिए से होता है इसमें। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह है, इससे आप पहचान भी सकते हैं। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस जब सेलिब्रेट करते हैं वो डेट कौन सी होती है, तो 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, 11 में देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं।
तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अव्यय। अव्यय करेक्ट हो जाएगा। जो अविकारी शब्द होते हैं जैसे जब, जल्दी, लेकिन, ये सब अव्यय शब्द में आते हैं। जिनका प्रयोग करने से लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तद्भव का मतलब आप लोग समझते हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द हैं उनको तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत में ही संस्कृत के शब्द हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो क्या होगा, राजा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या होगा, खेत जो है ये आपका तद्भव है, दाहिना, किसान, ये सब तद्भव है, लेकिन राजा है एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 में बी देखेंगे। तो इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम द्विगु समास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, जैसे नवग्रह, त्रिफल या फिर त्रिदेव, इसमें क्या है देखिए एक अंक आ रहा है तो द्विगु समास वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है वो यहाँ पे जल्दी से बताइए। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी जो है उससे हिंदी का विकास हुआ है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इसमें देख लेंगे। 15 में कहा गया कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, ईमानदार की बात करें तो इसमें कौन सा एक विशेषण होगा। तो ईमानदार क्या है, उसकी क्वालिटी दिखा रहा है। अब जहाँ पे क्वालिटी दिखाता है उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे। ठीक है, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 16 में देखिए, तो भारतीय संविधान में जो राजभाषा है वो कौन सी है, देखिए वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनुच्छेद जो है भाग 17 अनुच्छेद 343 पार्ट 1 में, उसमें आप लिपि देवनागरी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 17 में, कामायनी जो है महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है 17 में बताइए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, 18 में देखिए, अक्ल का दुश्मन मुहावरा जो है इसका अर्थ है वो आपको बताना है। तो क्या होगा, अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, महामूर्ख। ठीक, महामूर्ख का मतलब होता है जो अक्ल का दुश्मन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस देख रखा है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसमें, आप देखेंगे क्या, धनवान को व्यर्थ में सहायता देखें, व्यर्थ और यहाँ पर देखिए जो बेकार एक ही शब्द है, तो यहाँ पर बेकार यहाँ पे नहीं होगा, व्यर्थ सहायता देकर लाभ ना होगा, ये आप कर सकते हैं। तो बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कहते हैं दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, दिए गए शब्दों में जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा शब्द होगा, देखेंगे क्या। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सच्चिदानंद इसी तरीके से लिखा जाता है। बाकी के संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। फिर यहाँ पे कीर्ति नहीं होता है, कीर्ति होता है। मात्रा जो यहाँ पे छोटी की होती है। ठीक है, सर्वोत्तम में आधा ता लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगर 21 में, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मिठास शब्द जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो 21 में अगर देखें सी होगा आपका ऑप्शन नंबर, आस। आस है ना, जब मीठा प्लस आस मिठास बन गया। इसी तरीके से 22 में देखिए, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ठीक है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र हम किसको लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। सिंपल सी बात है, किसको लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, वह चलते चलते रुक गया, वह वाक्य है। ठीक है, वह चलते चलते रुक गया, तो वह क्या होगा यहाँ पर। तो 23 में क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये वाक्य जो है क्रिया विशेषण का है। अगला क्वेश्चन है 24 में देखिए, कहीं कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। 24 में देखिए तो क्या होगा, बेनी बेनी 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहाँ पर शब्द भी एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहते हैं सुशिक्षित में उपसर्ग है कौन सा है। ठीक है, जो सुशिक्षित है इसमें कौन सा उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा की द्विरुक्ति तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होगा। संज्ञा की जो द्विरुक्ति है तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है अगर द्विरुक्ति होती है तो क्या होगा यहाँ पर 26 का, वो होगा योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, अगर बाजार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आ जाएंगे, तो समूह का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 27 का बी करेक्ट होगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगले में कहते क्या है, दूध जमाने पर दही के रूप में डैश में हो जाता है। ठीक है, अब दूध जमाने पर जो परिवर्तन होता है उसके लिए एक अच्छा शब्द यहाँ पर आपको बताना है, तो क्या होगा, परिणत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, परिणत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 में, कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा, शब्द में जो रेखांकित है बेसिकली यहाँ पे ही, ये क्या चीज़ है। अब ही तो आप सब लोग जानते हैं निपात होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, निपात होते हैं। तो वाक्य में किसी पद या शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल देते हैं और उसको प्रकट करते हैं अवधारणा को, तो वहाँ पर निपात कहा जाता है। तो निपात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, तो कहते हैं संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है वो किससे बनता है। जो एक व्यंजन है ज्ञा वो किससे मिलकर बनता है, ये आपको बताना है 30 में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे जा आधा होता है और फिर इयाँ होती है। ठीक है, तो ये ज्ञा बनता है, ज्ञानी वाला। ठीक है, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम समान ज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं। समान ज्ञान आपके एग्जाम में 20 नंबर का आना है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो खजुराहो है इसके मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, एक लोक नृत्य है जिसका नाम है पढ़िहारी, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये राजस्थान का लोक नृत्य है पढ़िहारी। चलिए अब देखें, यहाँ पे और भी राजस्थान के हैं, जैसे घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित हैं या फिर प्रसिद्ध हैं। तंजौर बाला सरस्वती नाम है इनका, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते थे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल डैश की आत्मकथा है। एक आत्मकथा पूछा गया है, फ्रीडम इन एग्जाइल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखें 49 में क्या होगा, ये दलाई लामा जो है ना, इनके द्वारा एक इनकी आत्मकथा है जिसको फ्रीडम इन एग्जाइल कहा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है। ये प्रश्न तो आप लोग कर ही चुके होंगे कई बार। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माता कौन है, 50 में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, कौन है, नरसिंह देव प्रथम इसके निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया कि नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। एक नोंग क्रेम नृत्य उत्सव है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए ये होगा मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर, मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, झुकी हुई मीनार कह सकते हैं इसको, लाट भी कह सकते हैं। तो झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ये इटली में है। ठीक है, इटली के पीसा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला जो है इस शैली का संबंध किस राज्य से है, तो 53 का करेक्ट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं कि 54 में मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। ठीक है, जो मौद्रिक नीति है इसका निर्माण भारत में कौन करता है, तो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, आप लोग अच्छे जानते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, परिसंचरण प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है, वो कौन हो जाएगा, तो होगा विलाई। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। जो विलाइयाँ होती हैं वो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। अब जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ, वो हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अब पंचायती राज की स्टार्टिंग जो हुई थी वो कहाँ पे हुई, राजस्थान में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा PSL। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है ना, पी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पी तरंगे हैं जो भूकंपीय तरंगों का प्रकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुच्छेद डैश के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। अब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, आप लोग जानते हैं किसके तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके डैश पे। अब जो प्रकाश है, लाइट है, उसका जो रंग है वो निर्धारित होता है किसके, उसके वेवलेंथ से, यानी कि उसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तरंग दैर्ध्य से। अब आप लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो विबगोर होता है वो इसी पे आधारित होता है। रेड की जो लाल कलर होता है कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसी तरीके से यहाँ पर रंग इसका निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 में, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST जो है भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। अब 61 में क्या होगा, अब 1 जुलाई 2017 में इसको पेश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है। ठीक है, किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये आप जानते हैं 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करी थी। ठीक है, सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की, तो 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाए ISI बैंक ने। ठीक है, ISI बैंक ने इसकी पेशकश करी थी। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, तो आपातानी जनजातियों में निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी, एक जनजाति है जिसका नाम है अपतानी, तो जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है जनजाति। तो ये हो गए यहाँ पे GS के आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो गाइस यहाँ पे चलिए शुरू कर लेते हैं। अब 15 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के होने वाले। ठीक, कंप्यूटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो फोर्ट्रान भाषा है ये किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसमें गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटर के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि MS वर्ड किसका एक उदाहरण है। ठीक है, MS ऑफिस में ही MS वर्ड आता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 में कहता है कि प्रिंट देने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना पड़ता है। अब हम किसी चीज़ को प्रिंट देते हैं तो हम क्या चीज़ सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए उसके लिए हमें स्पेशल मेन्यू प्रिंट देने के लिए फाइल मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिंट या तो कंट्रोल P करते हैं या तो फाइल में जाके हम क्या करते हैं वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। अब जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है डाटा को किस चीज़ में चेंज करना होता है, वो होता है यहाँ पर सूचना में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में चेंज करना उद्देश्य होता है। जैसे डाटा डालते हैं तो अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कन्वर्ट करता है आपको इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि कंपाइलर क्या चीज़ है। अब कंपाइलर की बात करें दोस्तों, ये एक डिवाइस है या फिर कुछ कह सकते हैं इसमें, तो ये है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग भी है और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का प्रोग्राम या फिर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। कंपाइलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का भाग, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। अब जो कंप्यूटर है इसके जितने भी हार्डवेयर हैं इनकी जांच कौन करता है, तो करता है BIOS करता है, ठीक है, BIOS, जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 72 है, इसमें कहता है कि MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करते हैं अगर हम, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर की होती है कौन सी यूज़ करते हैं, उसको शिफ्ट प्लस इंटर के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की में। अब यहाँ पे देखिए उसी में कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी कर देते हैं तो टेक्स्ट के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला कुंजी होती हैं, ठीक है, वर्णमाला की होती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें टोटल 26 होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 26 वर्णाक्षर या फिर की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि कंप्यूटर भाषा में जो कोबोल है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब कोबोल यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में ही बिजनेस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है हम व्यवसायिक कार्य के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था फोरट्रान विज्ञान के लिए यूज होता है और कोबोल जो है व्यवसायिक कार्य के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें कहते हैं कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। अब इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल होता है, उसका क्या होता है, TCP या फिर IP होता है, ठीक है, TCP या फिर IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये IP का फुल फॉर्म होता है। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर की भाषा में बग क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर की भाषा में अगर बग को देखें तो वो क्या चीज़ होती है, तो 76 में करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। बग एक तरीके से त्रुटि होती है या फिर कोई गलती होती है, उसी को हम बग कहते हैं, ठीक है। बग एक कीड़े से ही आया है, जो रेड कलर का कीड़ा होता है, गांव वाले लोग जानते होंगे, उसी को बग कहा जाता है, तो उसको हम कंप्यूटर में त्रुटि के रूप में डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 77 में, इसमें कहा गया कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था। अब प्रथम सुपर कंप्यूटर जब यूज हुआ भारत में, हम उसको कहते हैं परम 8000, ठीक है, या फिर 8000, परम 8000 के नाम से जानते हैं। इसको जो डेवलप किया था वो CDEC ने किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, द्वारा 1991 में इसको बनाया गया था, 1991 में इसको बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये तो बहुत ही आसान है, तो इसके को हाइपर टेक्स्ट क्या होगा, चलिए 78 में होगा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 की अगर बात करें दोस्तों तो क्या कहता है, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। अनसॉलिटेड ईमेल जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके बन सकता है। तो इसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कंप्यूटर वायरस है क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो 80 में देखिए, कंप्यूटर वायरस होता है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं, यानी कि अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो वो कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, पूछा जाता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर चलते हैं हम यूपी स्पेशल की तरफ, ठीक है। यूपी स्पेशल के क्या है,
20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं यूपी स्पेशल के, ठीक, इतने 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलों में कौन कौन सी फसल आती है। और रबी की फसल जो होती है उसमें आप लोग जानते हैं गेहूँ होता है, चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, ये सब रबी की फसलें होती हैं जो ठंडी के समय बोई जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहते क्या है 82 में कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अब आलू के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, याद रखेंगे 82 का ए हो जाएगा, यानी कि पहला स्थान है। यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में एक आलू का ब्रांड चलता है जो ताज के नाम से है, ठीक है, ताज के नाम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहा गया कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। अब इस सरयू नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शारदा। शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। जो अयोध्या शहर जो है ना वो कहाँ पर बसा हुआ है, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। शारदा नदी किस जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब देखेंगे यहाँ पर शारदा नदी जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है शारदा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो अमनगढ़ जो है ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा है, ठीक है, याद रखेंगे जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है अमनगढ़। अब यह अमनगढ़ है कहाँ पे, ये बिजनौर जिले में स्थित है। कहाँ पे है, बिजनौर जिले में स्थित है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं जैसे दुधवा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इन्हें भी याद रख लीजिए। तो 86 कहता है कि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ पर की गई। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करें तो यह करी गई है ए में, यानी कि कानपुर में। वानिकी प्रशिक्षण स्थान 1988 में कानपुर के शहर में स्थापित हुआ था। जो जगह है वह है किदवई नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में खनिज नहीं पाया जाता है तो वो कौन सा होगा, वो होता है अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम ये सारे के सारे अपने यूपी में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है। अब पनकी आप लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ठीक है। पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसके साथ साथ और भी तापी या फिर थर्मल पावर स्टेशन अवेलेबल हैं, जो दादरी है, थर्मल, अनपरा, ओबरा पावर प्लांट, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन जब कब किया गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1959 में, ठीक है, 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 90 में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन के और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 90 में देखिए तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो आप लोग जानते ही हैं, सिंपल सी बात है, बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। चंदेल के राजाओं द्वारा बनाया गया, कालिंजर की पहाड़ी पर बनाया गया था। झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा बनाया गया था। अब झांसी से भी एक किला है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया, वो वीर सिंह जूदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यूपीएसआईडीए का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ही हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बेसिकली यूपी सीडा है, यहाँ पे यूपी सीडा आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये होता है उत्तर राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न से कौन सी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ही है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है अपने पास। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, सिक्किम की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर के नाम से जाना जाता है। अब मिलियन शहर में कौन सा शहर होगा, वो होगा मुरादाबाद। अब मुरादाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर नहीं है, बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ ये सारे के सारे मिलियन शहर के रूप में हैं। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर जो हैं वो मिलियन सिटी में आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। अब अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है इसको आपको बताना है। तो ये होगा आपकी सोनभद्र में। सोनभद्र में आप जानते हैं जितनी भी जनजातियाँ हैं यूपी की, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, इसके व्यय जो है ना, खर्चे हैं, वो किसकी निधि पर भारित होते हैं। तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की संचित निधि पर ये भारित होते हैं। 96 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है। अब ग्राम सभा के संबंध में जो प्रावधान है वो देखने योग्य बात है, वो होगा यहाँ पे 243 का ए जो होता है, उसमें हम ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। 243 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। अब 243 बी में क्या है, यहाँ पर ग्राम सभा का गठन दिया हुआ है, और ये क्या डी है, पंचायतों का आरक्षण दिया हुआ है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, चारों के चारों पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लाए गए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लाए गए थे। अब इनमें से इसको कौन लाया था। तो इसको लेके आया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। 1391 से 1388 के समय की ये बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण डैश के द्वारा कराया गया। अब मोती मस्जिद जो बनाया गया आगरा का, वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बनारस में, ठीक है। वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया है। सिर्फ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। बाकी 85 में से आपने कितना सही किया है हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट पूरा मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच।